नेक्स्ट वीक। सो 2023 इज लाइक अ गेम चेंजर। एक ही ट्रेड में मैंने 10-10, 12-12 लाख उड़ते देखे। 25 लाख आपने 4 साल में जी कमाए उस बिजनेस में, जी, जो कि एक पार्ट टाइम था। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज एक और पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। वन ऑफ अवर बेस्ट स्टूडेंट्स एंड मॉडरेटर, जो लोग देख रहे हैं मे बी शायद लाइव स्ट्रीम में, आपने ये नाम सुना भी होगा, कामरान शेख। और वो रिसेंटली लुधियाना वाले सेमिनार में भी आए थे। द गाय जो स्टेज पे थे, और अहमदाबाद में भी इन्होंने ही सारा सेमिनार होस्ट किया था। तो चलिए मिलते हैं कामरान भाई से। सो कामरान भाई जो हैं, इन्होंने समय निकाला है आज पॉडकास्ट के लिए, स्पेशली अहमदाबाद से आए और उनको वापस भी जाना है। सो कामरान भाई, आपने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कैसे आया और कब आपने स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किया? जी, जैसे कि बेसिकली मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मोस्टली क्या होता है, आप अहमदाबाद में या गुजरात में कल्चर रहा है कि आप जैसे ही बड़े होते हो तो आपको बाकी सब नॉलेज बाद में मिलता है, पहले स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, आपको क्या बेटर आपके लिए फील होगा। तो बहुत ही यंग एज में स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कौन सी कंपनीज के शेयर लिए जाते हैं। आई थिंक 11th या 12th स्टैंडर्ड में था। एज कितनी थी? समथिंग अराउंड 15-16। तब से अंदाजा आना शुरू हो गया था कि या व्हाट इज स्टॉक मार्केट इज, एंड हम किस तरीके से किसी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, बट वही था कि उस तरीके का कोई बैकग्राउंड या ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे हम उस चीज़ को आगे सीख सकें या कैसे करना, वो कुछ प्लान आउट कर सकें। एंड आफ्टर दैट जब कॉलेज में पहुँचे 18, 19, 20 ईयर्स के आसपास, तब लोगों के जरिए, कुछ यूट्यूब के जरिए, ऑनलाइन के जरिए चीज़ों को समझ में आया, जानना शुरू करा। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड स्टार्ट किया। ये कौन सा समय था कॉलेज में? लाइक इट्स समथिंग अराउंड 2016, 16, 16 में आपने ट्रेड करना, मतलब स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग हमने स्टार्ट कर दी। एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे आपने बताया कि उससे भी पहले थ्रू अदर पीपल, लोगों से आपको सीखने को मिला या उसके बारे में जानने को मिला जी, तो उस समय और इनफैक्ट ये कॉलेज वाला सिनेरियो भी, तो कोई फैमिली बैकग्राउंड, लाइक फैमिली बिजनेस था आपका उस समय, या एग्जैक्टली उस समय क्या था फाइनेंशियल स्टेटस कि हम स्टॉक मार्केट में अगर एंटर करना चाहते तो कोई सपोर्ट फैमिली की तरफ से? बिकॉज इतने कम एज में सपोर्ट फैमिली की नहीं मिलती है, स्पेशली स्टॉक मार्केट के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में ट्रेड करते हैं और बहुत सारे पैसे गवा भी चुके हैं, बट फैमिली को पता तक नहीं है कि वो ये सब काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअली मेरे मॉम एंड डैड दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहे। एक गवर्नमेंट टीचर थे मेरे मॉम, एंड मेरे डैड जो थे वो स्काउट एंड एनसीसी के कमिश्नर थे गुजरात में। सो बोथ आर, मतलब दोनों को इतना कोई नॉलेज नहीं था स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, वो एक जॉब मेंटालिटी ज़्यादा थी। बट समहाउ कुछ दोस्त वगैरह थे जो स्कूल के टाइम से ही मुझे थोड़ा बहुत उनके साथ बैठने उठने का मौका मिला और चीज़ों को समझने का मौका मिला। मेरा बहुत ही, क्या कहते हैं, एक फॉर्चुनेट कहूँगा खुद को, कि जब कॉलेज में आया तब मैंने घर वालों के सामने बात रखी कि मैं ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, मुझे करना है। सो उन्होंने अलाउ किया, समझा मुझे, और उसमें आगे बढ़ने की मुझे प्रोत्साहन दिया। ओके, सो दैट वाज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? या फर्स्ट ईयर। आपने फैमिली से बात करी, फाइनेंशियल सपोर्ट था या यू वर अर्निंग योरसेल्फ? उस समय कैसे कर रहे थे? मैं अर्निंग कर रहा था उस वक्त, फर्स्ट ईयर में। मैं मतलब यंग एज में आपका पहला माइंडसेट ये होता है कि अपनी पॉकेट मनी निकालना। ठीक है, तो उसके लिए हम छोटी मोटी चीज़ें करता था उस वक्त, कि कुछ सेकेंड हैंड चीज़ें बेच देना, बट सेकेंड हैंड चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप में बेच देना, और इससे करके खुद की पॉकेट मनी निकाल लेता था। कुछ सेविंग्स करता था, कुछ स्टॉक्स खरीदता था। सो बेसिकली आपने जैसे बताया कि आपके दोनों पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सो फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक कंप्लीट था, बट अपने पॉकेट मनी के लिए आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों? अगर अपना एक रीजन इसके पीछे का माइंडसेट क्या था? जैसे कि मेरे मॉम डैड, मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफिसर थे दोनों, फाइनेंशियली सब कुछ स्टेबल था, बट उन दोनों ने जो अपनी जिंदगी जी थी वो बहुत नीचे से उठ के ऊपर आए थे। तो उन्होंने हमेशा जब भी अपने बारे में जब मुझे बताया, तो वो यही चाहते थे कि ये लड़का अपने बेस पे कुछ क्रिएट करे। पीछे उन्होंने जो चीज़ें क्रिएट करी हैं वो सब तो है ही, बट वो हमेशा से ये चाहते थे कि ये लड़का खुद से चीज़ें खड़े, और उन्होंने उस तरीके से मेरी परवरिश करी। तो इसीलिए बहुत यंग एज में खुद से डिपेंडेबल होना शुरू हुआ। ग्रेट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो आपने बताया कि सेकेंड ईयर में आपने थोड़ा स्टॉक्स भी खरीदना शुरू किया और पार्ट टाइम करके आप अपनी मंथली पॉकेट मनी भी अर्न कर रहे थे।
एंड 18-19 साल के होंगे आप। यस। उसके बाद का बताइए। उससे थोड़ा और पहले जाना चाहूँगा मैं। उससे पहले ओके 11th में था मैं, एंड उस टाइम पीरियड के दौरान मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ था, ओके एंड उनका पूरा राइट साइड पूरा पैरालाइज था। सो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आया था कि आप सब कुछ एस्टेब्लिश्ड होते हो, बट एक सडन ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको हिट करती है, यस राइट। फैमिली में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई, और ना फाइनेंशियली भी और इमोशनली हर चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो उसने भी बहुत हेल्प किया उस सिचुएशन ने, मेंटली और एक इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि 16 साल की उम्र में अब आपके जो फादर हैं आपके साथ आपके डिसीजंस में इतने इन्वॉल्व नहीं रह पा रहे, ठीक है। फॉर्चुनेटली वो उस टाइम उनकी जान बच गई, बट ही इज़ नॉट दैट मच कैपेबल कि मैं उनसे कोई चीज़ के लिए मशवरा कर सकूं, बात कर सकूं, ठीक है। तो बहुत ही यंग एज में वो चीज़ें मुझे डिसीजन लेने का मौका मिला, ठीक है। सो वो भी एक रीज़न रहा। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने कॉलेज कंप्लीट करी, और गुजरात में मोस्टली लड़के जितने भी होते हैं उनको ऐसा था कि खुद का बिजनेस सेटअप करना। देन आफ्टर स्टॉक मार्केट साथ साथ में चल रहा था, छोटा छोटा स्टॉक्स वगैरह लेना बेचना, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट जो भी थोड़ा बहुत समझ थी दोस्तों के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, उससे कर रहे थे। और उसके साथ साथ एक बिज़नेस स्टार्ट किया था मैंने, इट्स अबाउट FMCG प्रोडक्ट्स, ओके, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके अहमदाबाद में, गुजरात में, अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता था। FMCG इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। यस यस। FMCG प्रोडक्ट लाइक नेस्ले जो एक हमारी या कंपनी है, हाँ, मैगी जिसकी आती है। यस। ओके तो ऐसे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना रहा, ठीक है। तो काफ़ी बेहतर रहा, काफ़ी चीज़ें अच्छी चली, एंड आफ्टर दैट वो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हो गया था, काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ें जा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली द कोरोना हिट्स, एंड उसकी वजह से काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें रही। हालात को समझते हुए उस वक्त पे चीज़ों को वाइंड अप करना बेहतर समझा, जिस हिसाब से चीज़ें लॉस हो रही थी या प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेस को, ओके ठीक है। ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास एक हैंडसम अमाउंट था जो बिजनेस से मुझे वाइंड अप करने पे मेरे पास बचा था, ठीक है। एंड देन आफ्टर मैं उस कैपिटल के साथ, मुझे उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे ज़्यादा जोर चला ही था स्टॉक मार्केट का, लोग कूद रहे थे, ठीक है। एंड मैं उसमें एक टिप्स वालों का कॉल आया था मुझे, एंड दे आर लाइक वी विल प्रोवाइड द टिप्स टू यू, एंड आप इस चीज़ में आगे बढ़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इतने इतने चार्जेस है। ज़्यादा नॉलेज नहीं था, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत जानता था, तो उसमें इंटरेस्ट था ही पहले से, अच्छा ठीक है करते हैं। सो हफ्ता 7 दिन 10 दिन अच्छा प्रॉफिट रहा, एंड इट्स लाइक कि उतना अर्न करने लगा था जितना मैं बिजनेस में नहीं करता था। ओके एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बताया सेकेंड ईयर में आप ऑफकोर्स स्टॉक्स खरीदते थे और थोड़ा बहुत बेचते थे, और आपने छोटा एक बिजनेस भी किया, एंड एट दैट टाइम यू वर ऑन 18। यस। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोविड की, Yeah. जिसके बीच में आपने अपना वो बिजनेस चलाया और एक अच्छा खासा अमाउंट किया। तो मैं पूछ सकता हूँ ये कितने साल का ड्यूरेशन था? इट्स अराउंड 3 to 4 years। 3 से 4 साल आपने वो बिजनेस किया, एंड देन कोविड आया। Yeah. और वो जो एक अच्छा अमाउंट जो आप यूज करने जा रहे थे मार्केट में, वो पूछ सकता हूँ कितना अमाउंट था? आपने 4 साल में कितना? अराउंड 25 लाख। 25 लाख आपने 4 साल में जी कमाए उस बिजनेस से, जी। जो कि एक पार्ट टाइम था। Yeah. मतलब मैंने कभी नहीं देखा 25 लाख रुपए 4 साल में, और वो भी एक अपने टीन एज में और कॉलेज के दौरान ही। सो मैंने बहुत रेयरली ऐसा कभी देखा है कि 25 लाख, मतलब मैं सुन के हिल चुका हूँ। हम श्योर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे 25 लाख, सीरियसली मतलब हैट्स ऑफ यार। और वो भी उस सिचुएशन में जहाँ पे हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, है ना, तो फादर फिगर जो है ना, वो ऐसे है कि अगर वहाँ पे फादर अगर है, बट इस सिचुएशन में जैसे आपने बताया कि पैरालिसिस हो गया, सो वहाँ पे बहुत सारे फैसले, ऑफ कोर्स बहुत सारे डिसीजन खुद लेने पड़ सकते हैं, बिकॉज ऐसे आपने कहा कि हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर पाते थे, वो वैसी सिचुएशन थी। सो इसके लिए तो बहुत बढ़िया, मेरे यहाँ तक जो आपकी कहानी सुनी है, मेरे लिए तो भाई आप हीरो से बन गए। मतलब मैं आपको कितने समय से जानता हूँ, बट मेरे को ये आपका जो स्टोरी था वो नहीं पता था, और 4 साल में 25 लाख कमाना, दैट इज अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते। सो कोविड के समय में आपने कुछ टिप्स वगैरह का ज्वाइन किया और आपने स्टार्ट किया। अच्छा, ये आफ्टर फॉल था? आफ्टर फॉल प्राइस आना शुरू कर गया। यस ओके जी, स्टार्ट। तो जब फॉल था उस वक्त तो मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया, बट ये आफ्टर फॉल मुझे जब टीक्स वाले ने इस तरह से अप्रोच करा, मैंने उनसे बातचीत करी, एंड स्टार्टिंग के 8-10 दिन इट्स लाइक क्वाइट गुड। जो मैं वहाँ मंथली अर्न कर रहा था वो मैंने उस 10 दिनों में अर्न करे थे, वो क्योंकि हैंडसम अमाउंट ऑफ कैपिटल था,
ठीक है, एंड दे आर लाइक OTM ट्रेड करवाते थे अच्छी खासी क्वांटिटी, फ्यूचर ट्रेड करवाते थे, OTM ऑप्शंस में ही OTM ट्रेड आप बोल देते थे कि ये स्ट्राइक प्राइस है उनका, ये चलता ही रहता। आपको उस समय समझ थी कि ये OTM क्या है, ATM क्या है? मुझे इतना भी नहीं पता था कि कोई प्रीमियम जीरो हो सकता है, स्ट्राइक प्राइस का आइडिया था निफ्टी बैंक, कुछ नहीं था। तो आप ट्रेड कैसे लेते थे? बस जैसे टिप्स आती थी ऐसे ले लेता था। तो मतलब अगर किसने लिख दिया कि लेट्स सपोज निफ्टी 20,000 का कॉल उठाना है, यस 20,000 का कॉल उठाना, सर्च किया और उसके यस कितना प्रीमियम है कितना नहीं, वहाँ लिखा होता था, ये तो पता ही नहीं था जीरो होता है। ओके, जब एक बार उसने एक ट्रेड दिया तो मैं यही दिमाग में जीरो थोड़ी हो जाएगा, ओके, ठीक है, वो पता ही नहीं था, बेसिक नॉलेज था ही नहीं, आने वाला है, मतलब वो आने वाला है, चलिए हाँ। बताइए। ठीक है, तो वो इतना बेसिक नॉलेज नहीं था कि ऑप्शंस क्या होता है, ठीक है, इसके मतलब कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। सो उस प्रॉब्लम की वजह से वो जो मेरा पूरा 4-5 साल का कमाया हुआ पैसा था वो पूरा के पूरा एक साथ चला गया। एक साथ कैसे गया? मतलब बहुत बड़ी इट्स लाइक बहुत हैवी क्वांटिटी, डिस्कस कर सकते हैं, मतलब एक ही ट्रेड में मैंने 10-10 12-12 लाख उड़ते देखे। ओ 12 लाख, हाँ 12 लाख एक ट्रेड में उड़े थे, एंड देन आफ्टर धीरे 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 करके। ओके, ये जो सबसे बड़ा लॉस था वो 12 लाख का था, या उसके बाद जो धीरे धीरे निकले वो कितने समय में पैसा गया? हाँ नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते में? हाँ अगले मतलब क्योंकि वो हो गया ना कि 12 लाख चले गए, कवर करने से। अब कवर करना है। तो ये जो एक हफ्ता गया कवर करने में, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ी चीज है कि मार्केट के अंदर आज भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने लॉस कर रखे हैं अच्छे खासे, अब वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पा रहे हैं। ऑफकोर्स बहुत से लोग नहीं हो पाते, अगर थोड़ा बहुत कवर हो भी गया, अगेन उस पैसे को हैंडल नहीं किया जा सकता या नहीं हैंडल कर पा रहे, वैसा माइंडसेट नहीं है। तो आप उस एक हफ्ते की जर्नी बता सकते हो कि क्या माइंडसेट था उस समय एज अ ट्रेडर, क्योंकि नॉलेज तो कम थी ऑफ कोर्स, और आपने ऑफ कोर्स जब बोला कि वो प्रीमियम जीरो हो सकता है वो नहीं पता था, अभी पता लगा होगा। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपने 4 साल में इतना पैसा कमाया मेहनत करके, वो 2 हफ्ते में चला गया? उसका सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है कि जो मैंने स्टार्टिंग के 10 दिन में प्रॉफिट किया ना, कि 10 दिन में मेरा प्रॉफिट हुआ था कुछ 2.5-3 लाख रुपए, जिसमें उतना वो नहीं था। सो इट्स लाइक 12 लाख चले गए एक ट्रेड में, तो आपको समझ में आ गया अच्छा प्रीमियम जीरो भी होता है, थोड़ा बहुत और रिसर्च करा, इट्स लाइक ओके मैंने स्टार्टिंग में कमाए ना इतने, तो मैं इसको कवर कर सकता। तो जितना भी कैपिटल बचा था वो सब एक ही ट्रेड में लगाना स्टार्ट किया। ओके, या उसमें लॉस में निकलना, थोड़ा थोड़ा लॉस में निकला, बट अगेन चीज़ों को लेके प्रॉपर नॉलेज नहीं था, और वो जो ट्रेड्स हो रहे थे वो कम्प्लीटली फॉर रिवेंज हो रहे थे कि मेरे 12 लाख चले गए, और मुझे एक होप जो स्टार्टिंग में मिली कि 2.5 लाख इतने कमाए मैंने, उस तो आगे रिकवर कर सकता हूँ। उस होप ने जो बचा कुचा था वो भी खत्म कर, और ये सारा हफ्ते 10 दिन में हो गया। यस ये ओके, उसके बाद मतलब नेक्स्ट वो टाइम, मतलब ऐसा होता है ना कि आपने 4-5 साल इतनी मेहनत करी हो, और इस लाइक घर आप बता नहीं सकते क्या कर दिया आपने, ठीक है, काफी मेहनत काफी हिम्मत के बाद उस चीज को घर पे शो किया। अच्छा, आपने घर पे बताया इसके बाद? ओके, बताना जरूरी भी था क्योंकि इट्स लाइक वो लोग एक माइंडसेट से हैं, ठीक है, और उनको मतलब मुझे भी जरूरत थी किसी को शेयर करने की। इतना बड़ा चीज मैं खुद अकेले उस एज में नहीं हैंडल कर पा रहा था, ठीक है, तो मुझे बताना ही बेहतर समझा। तो मॉम थे, पापा थे, तो मैंने वो चीजें फिर भी शेयर करी, एंड दे आर लाइक ओके कोई बात नहीं, हो जाएगा, ओके ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो अगेन लेकिन वही चीजें थी, मॉम डैड दोनों रिटायर हो चुके थे, आई एम द ओनली वन हु इज अर्निंग, ओके, एंड स्टिल बहुत सी चीजें मुझ पर डिपेंडेंट हो गई थी, ठीक है। देन आफ्टर ऐसे और भी सिचुएशन आई, जैसे कि उसके बाद फिर आगे मैंने उसके आगे कहानी आगे बढ़ाता हूँ। तो ये चीज़ खत्म हुई, देन आप सोचा कि अब क्या किया जाए इसके आगे, तो मैं सोचा कुछ ना कुछ अब जॉब करना ज़रूरी है, ठीक है, अब इतना सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अब यहाँ सब मुझे वापस शुरू करना है, तो जीरो से स्टार्ट करना होगा। सो देन आफ्टर मैंने एक KPO जॉब स्टार्ट किया। 2022 इज 21 ओके। तो 2021 जुलाई में मैंने जॉब स्टार्ट किया एक KPO फर्म में, बेसिक 18,000 सैलरी से। KPO में क्या होता क्या है? KPO इज लाइक अकाउंटिंग थिंग है, जैसे कि आप अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आउट ऑफ इंडिया, कोई किसी को भी आउट ऑफ इंडिया कंपनीज को आप अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे मैंने एज अ जॉब स्टार्ट किया। सो वहाँ पे जॉब मैंने जब स्टार्ट किया
तो बहुत 18,000 मेरी सैलरी थी और बहुत धीरे धीरे मैंने सेविंग्स करना स्टार्ट किया, ठीक है, और थोड़ा पैसा बचाना स्टार्ट किया। घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्योंकि मॉम डैड की पेंशन वगैरह थी, चीज़ें इतनी भी अभी तक बिगड़ी नहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ा पैसा अपने से बचाया, वहाँ पे काम किया। आई थिंक 6-8 महीने या 1 साल के था, थोड़ा पैसा मैंने 50,000 80,000 मैंने फिर से जमा कर लिया। 18,000 की जॉब में से हाँ। 1 साल लगभग 50,000। ओके, सो देन आफ्टर मैं करना था, फिर वही था कि ट्रेडिंग करनी है, सीखना है, जानना है क्या है। ट्रेडिंग का भूत नहीं उतरा। तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे ही यूट्यूब पे एक दिन बैठे बैठे जस्ट स्टॉक मार्केट सर्च किया था। ओके। ऐसे सो के उठा, क्योंकि रात की जॉब होती थी, तो सो के सुबह में उठा था, जैसे स्टॉक मार्केट सर्च किया था कि क्या है, देखा जाए। और वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे रिकमेंडेशन में एक लाइव चलता हुआ दिखा था। 2022 की बात है? 2022 2020। ओके, ठीक है। तो वो लाइव जब मुझे चलता हुआ दिखा, दीपक सर का लाइव था वो, एंड मैं फिर उनको सुनता रहा 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो समझ में आ रहा था कि अच्छा ये कुछ लेवल्स होते हैं, इस तरीके से कैंडल्स होती हैं, जो कुछ चलता है ऐसा। ये जो आपको अभी समझ आया, जैसा आपने डिस्क्राइब किया, इससे पहले आपने लगभग 25 लाख रुपए जितने भी पैसे थे वो आपने उड़ा दिए। हाँ, उस समय इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि व्हाट इज कैंडल, व्हाट इज प्रीमियम, टिप्स पे चल रहे थे। एग्जैक्टली। ओके। तो स्टिल अब जब वो सर का चैनल भी देखना स्टार्ट किया, वो टाइम पे भी अप्रोच तो टिप्स वाली ही थी। ओके। कि जैसे कि दीपक सर ने अगर कहा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेड लेना स्टार्ट कि ओके, टूटा नहीं बट फिर भी ट्रेड ले लिया। हाँ, जैसे उसमें रहता था। ओके। अब वही सीन जो वहाँ पर टिप्स पे हुआ था, 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट हुआ, अच्छा लगने लगा कि अच्छा ये तो किसी को पैसे भी नहीं देने, यूट्यूब पे लाइव देखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और चल भी रहा है, पैसे भी बन रहे हैं। तो बिना सीखे बिना समझे ऐसे ही स्टार्ट कर दिया कि अच्छा बोल रहा है, चल रहा है तो चलेगा। और अगेन वही चीज कि जो बिना सीखे बिना समझे चीजों को करना स्टार्ट किया, वो जो मैंने इतने महीनों में बचाया था वो चला गया, इट्स अगेन जीरो। ये कितने टाइम में 50,000 रुपए गए? 50, हाँ, 50 to 80,000 तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट इट्स अराउंड दैट। और ये आई थिंक महीना लगा होगा, क्योंकि कम क्वांटिटी करना स्टार्ट कर दिया था। एक हफ्ते में आपने 20-25 उठाए और इस बार आपने महीना लिया 50,000। यस, ये आपने एक ही बार में डाले थे? हाँ, मतलब मेरी सेविंग धीरे धीरे मैं कर रहा था, देन मैंने ब्रोकिंग फर्म उसमें डाला सिस्टम में, एंड देन जब मेरे को लाइव दिखना स्टार्ट हुआ, ओके चलो अब कर सकते। बट आप कर रहे थे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन से? यस। ओके। क्योंकि ऑप्शन इज लाइक कि आपको एक होता है ना, एक उम्मीद है कि पैसा वापस आ जाएगा, वो जो गवाया वो वापस आ और जाएगा। क्योंकि सस्ता है, ऑप्शंस है, यहाँ से बन सकता है पैसा। एग्जैक्टली। ओके। बहुत से लोगों की यही माइंडसेट रहती है। बिल्कुल। उसी वजह से वो आई थिंक एक चक्कर में वो फंसे रहते हैं कि कवर करेंगे एंड बिल्कुल। सो वो जो 80,000 जो मैंने इतने टाइम में बचाया था, वो फिर मैंने उड़ा दिया। ओके। ठीक है। स्टिल उसके बाद भी मैंने लाइव देखना बंद नहीं करा। ओके। ठीक है। लाइव को मैं देखता रहा। काफी टाइम लाइव देखने की वजह से ही मुझे काफी चीजें माइंडसेट क्लियर हुआ। कितना टाइम आपने पैसा लूज करने के बाद तक कंटिन्यूस लाइव? हाँ, मोर देन 6 months, 6 to 8 months, या। और अपने आप पे कंट्रोल रखा? हाँ, मतलब था ही नहीं, पैसा कहाँ से करूंगा। तो उस समय कुछ काम कर रहे थे आप? हाँ, जॉब कंटिन्यू थी मेरी। ओके। ठीक है, जॉब चल रही है, अभी भी चल रही है? वो चल रही है। ओके। ठीक है, जॉब कंटिन्यू थी मेरी, और स्टॉक मार्केट में इस तरीके से मैं सर को फॉलो कर रहा था। ठीक है, कुछ सर के जो मैं उस टाइम पे अफोर्ड कर सकता था, वो कुछ उनके कोर्सेज वगैरह मैंने लेके समझने की कोशिश करी कि ये क्या है, बेसिक क्या है। तो पहला कोर्स कौन सा लिया था आपने? प्राइस एक्शन का आई थिंक एक छोटा सा कोर्स था कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। आई थिंक आपका ही था वो। मेरा ही था। हाँ, तो वो मैंने सबसे पहले लिया था। ठीक है, आई थिंक वो सस्ता भी था, 200 500 या 700 रुपए का था। ओके। ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मुझे कि मैं कम अमाउंट में चीजों को सीख पाया, समझ पाया कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। वहां से लाइफ की हेल्प से मैं चीजों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाया। ठीक है, इन बिटवीन फिर से मैंने कैपिटल अर्न करना स्टार्ट किया। फॉर्चुनेटली ऐसा उस टाइम पे मौका आया कि मैं जॉब छोड़ के खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। 2022 के अंदर? 2022 के अंदर, लास्ट में कहीं सितंबर अक्टूबर में भी? हाँ। ओके। ठीक है, फिर ऐसा मौका मिला मुझे कि मैं खुद का एक कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर सकूं। सो देन आफ्टर आई स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स वगैरह मिले, उन क्लाइंट्स के जरिए हमने
काम स्टार्ट किया। तो जो जॉब आप कर रहे थे, हाँ। नाउ इट इज योर बिजनेस। यस, आप अपने बिजनेस, ओके सही है। सो वहां से फिर ग्रो करना स्टार्ट किया। तो जब वो ग्रो करना स्टार्ट किया वहां से, तो जो ऑब्वियसली जो जॉब के मुकाबले में जो अर्निंग थी वो काफी हद तक बढ़ गई। यस, ठीक है, नाउ उसकी वजह से मेरे पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ कैपिटल भी आया और एक नॉलेज भी आया जो मैंने इतने टाइम लाइव देख देख के सीखा। तो उस नॉलेज और वो अमाउंट के साथ वापस से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। सो बेसिकली जो लास्ट आपका 50,000 गया था, हाँ, 6-7 महीने आपने अगेन को लाइव देखा, फिर कोर्स लिया प्राइस एक्शन वाला, एंड देन उसको भी स्टडी किया। यस, फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक अमाउंट आया, एंड देन आपने जो आई बिलीव 9-10 महीने हुए होंगे, हाँ, आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं किया। जी, मतलब ये कंट्रोल, मतलब Yeah. सुपर। यस, अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कि एक तो देखो पैसा नहीं है, राइट, या पैसा है ऑलरेडी 50 जा चुके हैं, सो मे बी यू आर वरीड कि यार ये भी ना चला जाए। That could be the reason. इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब दीपक सर लाइव करते थे ना, तो अब पैसे तो बन रहे हैं, वो हमें समझ में आ रहा है। तो यही क्वेश्चन अपने आप से होता था कि ये सब बना पा रहे हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? यही इंसान से ये लोग सीख रहे हैं, मैं भी यही इंसान से सीख रहा हूँ, तो वो क्या सही कर रहे हैं और मैं क्या गलत कर रहा हूँ? उस चीज को समझने में मुझे 6 महीने लगे। क्या निकाला जस्ट फिर इसका कि आप क्या गलत कर रहे थे? अब जब मैंने वो सोचा कि मैं गलत क्या कर रहा था, अब जो कोर्स सिखा रहे हैं, जो कोर्स में बता रहे हैं, लाइव में बता रहे हैं, सबको एक जैसा ही बता रहे हैं। यस, तो डिफरेंस कहाँ है? तो डिफरेंस तब समझ में आया कि इट्स पूरा डिफरेंस जो इस पूरे स्टॉक मार्केट में बन रहा है, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट को किस हिसाब से रख रहे हो, और उसके साथ एक बहुत बड़ा पार्ट आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। यस, इतनी चीज मुझे ये 6 महीनों में समझ में आई, समझ आई, ग्रेट। जो आई थिंक अभी तक मुझे बहुत काम लगी, और उस चीजों ने मुझे ग्रो करा। ये चीज जब समझ में आने लगी कि अच्छा साइकोलॉजिकल कंट्रोल रखना है, क्योंकि मुझे एक एग्जांपल याद है सर का, ऐसे हम कमेंट करते थे तो सर कहते थे प्रेशर आ रहा है, सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या प्रेशर आ रहा है, तो कहाँ से? तो मैं कमेंट कर रहा था, सर कैसे पता करें प्रेशर आ रहा है? तो सर कहते थे थर्मोमीटर लगता है उसके लिए। कामरान भाई, सर को याद नहीं होगा, बट उन्होंने एग्जाम्पल के बादशाह बोलते थे, आई बिलीव ऐसा कुछ वर्ड यूज होता था, राइट? हाँ, एग्जाम्पल के बादशाह या शहनशाह, यस, बड़ी तगड़ी एग्जाम्पल है। हाँ, उससे करो भाई, वो वापस लेकर आओ। सो उस वक्त पे धीरे धीरे समझ में आया कि प्रेशर वो क्या कहते थे, साइकोलॉजिकल चीजें। अब वो 6-7 महीने में ऐसा होने लगा ना कि उसके बाद फिर खुद से एनालिसिस करना स्टार्ट किया। ओके, अच्छा यहाँ पे माइंडसेट क्या हो रहा है। फिर खुद से फिर लाइव बंद करके खुद से 1 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, कम क्वांटिटी से चीजें थोड़ी वर्क करने लगी। ठीक है, तो और कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ठीक है, हमको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, नाउ हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो कम क्वांटिटी से पहले कैपिटल को इंक्रीज करने का स्टार्ट किया। ठीक है, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ कैपिटल जनरेट हुआ, साथ साथ में बिजनेस चल रहा था। ठीक है, तो राइट नाउ उस चीज को आई थिंक 2-2.5 साल हो गए। ठीक है, सर के साथ जुड़े हुए। तो वो जो माइंडसेट सर के साथ बैठ के सेट हुआ कि अपना बिहेवियर कैसा रखना है, अपनी साइकोलॉजी कैसे रखनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि ट्रेडिंग को प्राइमरी इनकम रखा नहीं। ओके, अगर आप पहली चीज को नोट करें, जब मेरा बिजनेस बंद हुआ, तब मैं प्राइमरी सोर्स बनाने गया ट्रेडिंग को विदाउट द नॉलेज। तो जो था, अब मुझे पता है मैं और 25 करोड़ लेके आता, वो चले जाता। ठीक है, लेकिन जब मैंने छोटे कैपिटल से 5 लाख से स्टार्ट किया, 25 लाख के मुकाबले वो छोटा कैपिटल है, अगर उससे भी स्टार्ट किया मैंने सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज ने मुझे काफी हद तक ग्रो किया। ग्रेट, मैं यहाँ पे रुकूंगा। सो बेसिकली इन्होंने भी यही बोला कि जब पैसा कमाने आप आए थे तो आपने लूज किया। यस, नाउ बिकॉज ये आपकी प्राइमरी इनकम नहीं है, यस, वो सोच रखते हुए आप आए जी, और इस बार आपने बेटर कर लिया। मैंने रिसेंटली एक और पॉडकास्ट करा है बरिंदर बाजी के साथ, तो उनका भी यही कहना था, अपना उनका एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई बाजार में पैसा कमाने आ रहा है, वो नहीं कमा पाएगा, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन बाजार से एक सेट हो जाती है। एंड इफ इट इज योर प्राइमरी इनकम कि और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पैसा जो है वो सारा ट्रेडिंग में, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो हाई चांसेस है वो पैसा चला जाएगा, चाहे वो कितना भी हो। बिल्कुल, और आपका भी सिमिलर एक्सपीरियंस। सो जब आपने थोड़ा बेटर करना शुरू किया, सो दैट वाज समथिंग जहां पे आपका बिजनेस ऑलरेडी सेटल था। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो 2022 के अराउंड आपने लास्ट के 3-4 महीने में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और अच्छा चलना शुरू किया, ये 2023 कैसा गया?
क्योंकि मैंने सुना आपने बहुत कुछ अचीव करा है। सो 2023 इज लाइक अ गेम चेंजर। गेम चेंजर, ग्रेट। जब स्टॉक मार्केट से अर्निंग काफी बेहतर होने लगी और बिजनेस भी अच्छा ग्रो होने लगा, तो इन 2023 ने मतलब इस लाइक के जो भी मैंने पिछले 4 साल में कुछ सेटबैक देखा, तो 2023 ने उन चीजों को काफी हद तक सुधार दिया और उससे कई बेहतर जगह पे लेके गया। ग्रेट। इन स्टॉक मार्केट भी और इन बिजनेस भी। तो उस टाइम फिर मेरी लाइफ को एक अलग जगह पे मुझे पहुंचाया। तो जैसे मैंने देखा था आपने घर भी लिया नया, yes. और आपके बेबी भी हुआ 2023, राइट? रिसेंटली एक गाड़ी भी आई थी। सो आप ये बताओ कि बहुत से लोगों का मेन रहता है इशू, है ना, घर गाड़ी बंगला ये सब, इतने पैसे लगते हैं, क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग के पैसों से है? नहीं। फर्स्ट कितना, अगर मैं कैलकुलेट करूं कि कितने % ट्रेडिंग या कितना % बिजनेस है और वो प्राइमरी इनकम है, क्योंकि यहाँ से फिर माइंडसेट लोगों का बदल जाता है। सो कमल भाई, जो 2023 में आपने अचीव किया, लाइक मेरे को पता चला है, लाइक घर है, एक अच्छा खासा घर लिया बढ़िया, और एक कार भी है ना, तो ट्रेडिंग तो ऑफ कोर्स आपकी अच्छी चल रही है और बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट बिजनेस अच्छा चला एंड देन उसके बाद ही आपकी ट्रेडिंग भी सही लाइन पे आई। तो कितना लाइक % जो अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग से कितना कमाने के बाद जो ये दोनों चीज़ें खरीदी हैं आपने, बिजनेस से जो इनकम आ रही है उसका % ज़्यादा था या ट्रेडिंग का? ऑब्वियसली बिजनेस का ज़्यादा था, बिकॉज वो एक थोड़ा बड़े स्केल पे धीरे धीरे पहुंच चुका था। और ट्रेडिंग का अगर % की बात करूँ, इज लाइक 70-30 का रेशियो रहा कि ट्रेडिंग ने मेरा 30% उन चीज़ों का एक्सपेंसेस निकालने में मदद करी। ठीक है। एंड अगेन वही चीज़ें थी कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि अगर मुझे ट्रेडिंग में इतना टेंशन नहीं था बिकॉज आई हैव अ सिक्योर थिंग इन बैक, और यहाँ पे भी वो चीज़ थी कि ओके आई हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। सो 2023 जो ओवरऑल गया, तो ऑफ कोर्स ये 2 मेजर एक्सपेंसेस थे आपके। रेगुलर ट्रेड करते हैं आप स्पेशली, है ना, इंट्राडे ट्रेड की बात हुई F&O में। बिल्कुल। तो आप इससे मंथली बेसिस पे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इतना मेरे को कमाना है, या जितना आ रहा है रूल्स बेसिस पे उतना सही? नहीं, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और आई थिंक एक्सपेक्टेशन रखना भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मैं 2 लाख लेने रखा हूँ लेकिन मार्केट 20 लाख देने को रेडी बैठा हो, या मार्केट 20,000 देना चाहता और मैं 2 लाख लेने लड़ जाऊं, 2 लाख के चक्कर में 20 भी चला जाए। Great. तो मैं उस एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ रूल्स अपने लिए बनाए कि अगर एक बहुत बेहतर कुछ प्रॉफिट हो गया है आपको, कोई शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम में कोई अच्छा मोमेंट आपने कैप्चर कर लिया है या कोई अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो एक रूल क्रिएट किया कि ओके इस नाउ सारा प्रॉफिट सारा कैपिटल निकाल लो। अब नो डाउट आप मार्केट से जुड़े हुए हो तो आपको कुछ ना कुछ ट्रेड करना है। सो उसके लिए आप एक छोटा कैपिटल डाल दो अंदर, 20,000 50,000, और उससे ट्रेड करो। तो एटलीस्ट उसमें फिर आप रिस्क में फुल ले सकते हो क्योंकि आपने अच्छा इनकम इस टाइम में कमा चुके हो। तो अगर वो 50,000 चला भी गया तो वो इतना लोड नहीं देगा। और उसमें मैं नई नई चीजें ट्राई भी कर सकता हूँ, कुछ नया सीखना है, समझना है, कुछ ऐसा कुछ सीखना है कि OTM में कैसा प्राइस परफॉर्म कर रहा है और इन द मनी में कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो मैं उसके अंदर समझ भी सकता हूँ, उन चीज़ों को और इन्वॉल्व कर सकता। और जैसे अभी 2024 ऑलमोस्ट आधा जा चुका है, राइट, और अभी प्रॉफिटेबल ही है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप आज की डेट में कितना कैपिटल यूज़ करते हो? सिर्फ ट्रेडिंग की बात करें, F&O की, वॉल पार्क फिगर बता देते कितना कैपिटल यूज करते हो? जैसा आपने कहा कि मैं प्रॉफिट फिक्स नहीं करता, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अलग, बट कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। तो रिस्क तो कहीं ना कहीं आप फिक्स रखोगे कि लेट्स से इफ यू डूइंग ट्रेड विद 100 रुपीज, तो 30, 40 या 25 रुपीज रिस्क पे। सो उस बेसिस पे थोड़ा सा बता सकते हैं कि कितना अमाउंट एक बॉल पार्क फिगर और कितना रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं? मेरा रिस्क मैनेज होता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। अगर मैंने ट्रेड लिया है और मुझे पता है कि मेरा एसएल छोटा है, तो वहां पर मैं थोड़ा अपने क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे वो अलाउ कर रहा है मेरी क्वांटिटी बढ़ाने का। अगर मेरे पॉइंट्स में अगर मैं देखने जाऊं तो वो 50 पॉइंट्स का अगर एसएल है तो मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। जहाँ दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा एसएल है तो अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखा जाए। तो वो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ जो मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। कुछ चीज़ें F&O ट्रेडर के लिए एक्सपायरी जो होती है वो एक थ्रिल है,
Yes. एक्सपायरी ट्रेडिंग जो करते हैं, आप करते हो एक्सपायरी ट्रेड? Yeah, sometimes. जीरो हीरो? Yeah, sometimes. सो आप मेरे को बताएं कि अगर जैसे अब बहुत से लोग ऑफर्स देख रहे हैं, है ना, इतने सारे इंडेक्स है आज की डेट में, तो हर रोज अगर हम ट्रेड कर रहे हैं हर रोज एक्सपायरी है ना, तो आप प्राइमरीली किस इंडेक्स में ट्रेड करते हो, या कोई भी इंडेक्स चलेगा आप सब में ट्रेड करते हो, और उसके अबव जो जीरो हीरो है उसको कैसे मैनेज करते हो? अगर ट्रेड कर रहे हैं जीरो हीरो तो उसको कैसे कर? फेवरेट इंडेक्स तो सबकी रानी सबकी प्यारी बैंक निफ्टी ही है, ठीक है, क्योंकि उसका एक ट्रेड करने का मजा ही अलग आता है, काफी अच्छा रहता है उसमें। बट अगर जीरो हीरो स्पेशली करना है तो या इट्स अ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ, जहाँ पे मैं जीरो हीरो अगर मुझे करना है तो इन दोनों में ही मैं ट्राई करूंगा। अदर इंडेक्स या दे आर गुड बट स्टिल काफी वोलेटाइल, सेंसेक्स और बाकी सारे इतने ज्यादा कभी ट्राई नहीं किया। ओके, मेजरली बैंक निफ्टी निफ्टी इसमें आप ट्रेड करते हैं, और प्राइमरीली नॉर्मल ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में। बिल्कुल सही है। तो जैसे मैंने कैपिटल की बात करी है ना, लेट्स सपोज आप 1 लाख से ट्रेड करते हो, तो जीरो हीरो में जैसे आपने बताया कि सिनेरियो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा है तो मैं कैपिटल बड़ा कर सकता हूँ, फाइन। बट 1 लाख पे ओवरऑल एक ट्रेड में कितना रिस्क एक्सपेक्ट करते हो? कि अगर आप लॉट साइज बढ़ा रहे हो, स्टॉप लॉस कम है, तो कितना मान के चलते हो कि 1 लाख में वो कितना लूज करने के लिए आप रेडी होते हो? क्योंकि एक होता है जब हम बिगिनर स्टेज पे होते हैं तो हम वहाँ पे एक रेशियो रखते हैं, लाइक लेट्स से 10% से ज्यादा मेरे को लूज नहीं करना है, और अगर मैं दिन में 3 से 4 ट्रेड करता हूँ तो हार्डली एक ट्रेड में 2.5 से 3% का एक मैं रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ। बट ये जब हम रूल फॉलो करते हैं विद टाइम, धीरे धीरे वो अपने एक डिसिप्लिन में आ जाता है। सो वहाँ हम थोड़ा सा गेम प्ले कर सकते हैं कि ठीक है, मैं आज 10 की जगह 15% में रिस्क लेना चाहता हूँ, बिकॉज 3-4 दिन से मैं प्रॉफिट में हूँ। जी, ऑफ कोर्स पूरा प्रॉफिट तो नहीं उड़ाएंगे, बट कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो कि आप कितना परसेंट 1 लाख के एग्जांपल के हिसाब से चले लो? मोस्टली हीरो जीरो में तभी करता हूँ जब उस पर्टिकुलर डे में प्रॉफिटेबल हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने ट्रेड नहीं किया है या मैं लॉस में हूँ तो जीरो हीरो तो अवॉइड ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जीरो हीरो फिर आपको एक वो देता है कि लालच देता है कि अगर मान लो मैंने उस दिन अपना 10% लॉस कर दिया है तो उसको कवर करना, या एक रिवेंज ट्रेडिंग टाइप ऑफ वो साइकोलॉजी में हिट करता है। तो जीरो हीरो तभी होगा जब उस पर्टिकुलर डे में प्रॉफिटेबल हो, अगर नहीं होगा तो जीरो हीरो अवॉइड है। सो बेसिकली जो प्रॉफिट बना रहे हो आप उसी पे रिस्क लोगे, जीरो हीरो। हाँ, उसका भी कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज, बट अगर प्रॉफिट नहीं बना तो जीरो हीरो नहीं ना। ओके, क्योंकि इट्स लाइक वो किसी का नहीं है ना, हम किसी को नहीं पता कि जीरो हीरो कितना वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा। एक नंबर्स की हम बात करें से बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम भी जब हम लाइव करते हैं या हम हमारे से को पूछते हैं रिस्क मैनेज के बारे में, 7-8% 10% डिपेंड्स ऑन कैपिटल, तो वही नंबर आपके थ्रू भी सुनने को मिलते हैं। तो हम इस पे कितना टिक सकते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार 10 के बजाय 20% चला गया, राइट? बट ये 10 में से कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने एक्सपेक्टेड या जो रिस्क हमने कैलकुलेट कर रखा है, डिसाइड कर रखा है, उससे ज़्यादा हो रहा है? सी द थिंग इज, हाँ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपका एसएल हिट होने हुआ होता है। अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपना रूल्स फॉलो कर रहे हो, आपको एसएल पे निकल जाना है, वो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। अगर उस सिचुएशन में भी आप नहीं निकल रहे हो, ठीक है, तो आपके पास उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ओके, ठीक है कि ओके ये रीजन है जिसकी वजह से या तो आपको वॉल्यूम्स कम दिख रहे हैं, या वट एवर द रीजन, आपका कोई फेवरेटिज्म में अटका हुआ है, कोई भी आपका एक प्रॉपर रीजन है जिसकी वजह से आपने उस ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड करा है, लेकिन वो भी एक टाइट एसएल के साथ, वरना उस एसएल आपका जो कैपिटल है उसको जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। एक सिंगल कैंडल आप तो करते हैं बैंक निफ्टी में, तो या एग्जैक्टली मैं भी बैंक निफ्टी में पहले काफी ट्रेड करता था, मेरा अभी मोस्ट फेवरेट बैंक निफ्टी हो चुका है ऐसे। और हाँ, सेलिंग कभी करते हैं तो ऑफ कोर्स वो बैंक निफ्टी में चला जाता है, वॉलेटिलिटी का एक मेन रीजन है। और चलिए, तो अभी तक तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमने समझी है, और ये मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं सब लोगों को बताना भी चाहूँगा कि प्राइमरी इनकम इनकी हमेशा कभी भी ट्रेडिंग नहीं रही है। और जब इन्होंने सेविंग्स निकाली जॉब करके और उस पैसे को यूज़ किया, उसको चलाया, अच्छा चलाया, 1 महीना 1.5 महीना, और इसको लूज किया, क्योंकि देखो पैसा तो जाएगा बाजार में। बिल्कुल। और स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ आपका इतना बड़ा लॉस हो चुका है ऑलरेडी, एंड यू आर वर्किंग, यू आर हैंडलिंग एक्सपेंसेस, घर चला रहे हो, सब कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर भी साथ में ट्रेड कर रहे हो, और एक्सपेक्टेशन आपकी बाजार से है कि शायद मेरे को यहाँ से और पैसा निकले, सो दैट जो सेविंग है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। बट वहाँ उसको लूज करने के बाद भी आपने अपना बिजनेस सेट किया, और अभी ट्रेडिंग को धीरे धीरे और बेटर कर लिया जी। लास्ट में मतलब इसको फिनिश करें उससे पहले 2-3 क्वेश्चंस मेरे और हैं जी। आप अपने आप को अभी कैसा ट्रेडर
समझते हैं कि आप कैसे ट्रेडर हो, अगर आपको अगर डिफाइन करना हो 1-2 लाइन में, कैसे ट्रेडर हो? अग्रेसिव ट्रेडर हो, शांत ट्रेडर हो, बड़े पॉइंट्स लेते हो, कम पॉइंट्स लेते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हो, ओवरऑल? देखो, अगर मैं अपने आप को कोई पर्टिकुलर टाइप दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इट कम्प्लीटली अपॉन द सिचुएशंस। मेरे पास एक बड़ा कैपिटल है ट्रेड करने को, सो दैट डजंट मीन कि मैं पूरा महीना उस कैपिटल से ट्रेड करूं। ओके। और ना ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करूं। ठीक है, जैसे ही मेरा एसएल है उसके हिसाब से मैं उसको ट्रेड क्वांटिटी अपनी सेटअप करी, और अगर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो गया देन आई कैन गो एग्रेसिव कि ओके, मैंने फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने महीने के 5 लाख 6 लाख को एक प्रॉफिट कर लिया इन अ वीक और 2 वीक्स, सो नाउ मुझे नीड ही नहीं है वो पूरे कैपिटल को पूरा महीना यूज करने की। उसे पूरा विड्रॉ करा, 50,000 डाले, 1 लाख डाला, ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, मतलब फिर कुछ वही नहीं है ना। आप मैं अब मान लो कोई मोमेंटम चला भी गया, नेक्स्ट डे चला गया, जिस दिन मैंने प्रॉफिट किया उसके नेक्स्ट डे बहुत बड़ा मोमेंटम है, मुझसे मिस हो गया, तो उस मोमेंट पे ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा जो काम था वो हो चुका है, उसमें हरी नहीं है। क्या इतना इजी है? मतलब आपका जो बिजनेस है वो ऑफ कोर्स इवनिंग का है, राइट? अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मॉर्निंग के समय आपके पास ट्रेडिंग का समय रहता है, और ऑफ कोर्स फैमिली भी है और बहुत सारी चीज़ें। इतना सिंपल है कि हम आप उसको हैंडल कर पाते हो कि अगर ट्रेड नहीं करना तो नहीं करना। वो एक ट्रेडर का रहता ही है कि अगर वो फ्री है तो वो मार्केट देखेगा ही और ट्रेड लेने की उसको इच्छा होगी। कभी कोई फैमिली में सिचुएशन है या कुछ ऐसा फंक्शन है कि जहाँ पे आप वो ट्रेड मिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके माइंडसेट में स्टिल इतना अफेक्ट नहीं करती वो चीज़ कि यार ये मोमेंटम मिस हो गया, अब मैं थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दूं, कैपिटल वापस इंक्रीज कर दूं, वो अर्ज नहीं आती। ओके, ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, अभी तक पूरी ट्रेडिंग जर्नी में, स्पेशली 2023 की बात करूँगा मैं, जब आपका बिजनेस सेट हो उसके बाद से लेकर अभी तक, आपका अगर आप शेयर करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा प्रॉफिट या सबसे बड़ा लॉस? सबसे बड़ा प्रॉफिट अभी रिसेंट ही हुआ है मोदी जी की वजह से, बट मोदी जी की वजह से, या सो इलेक्शन वाले दिन आपकी कोई कैंडल ऊपर चली गई थी, तो नहीं, मतलब so it's like not in a amount, in a particular amount, but in a like मैंने कितना इन्वेस्ट किया था और सामने मुझे कितना मिला। मैं उस टर्म में जो मेरा रिजल्ट का डे था वो काफी बेहतर था, क्योंकि सुबह में उठा था, कांग्रेस की सीटें काफी ज्यादा थी, सो इतना समझ में आ रहा था कि इट्स लाइक मार्केट गिरना क्या होने वाला है, या क्या होने वाला है, वो काफी हद तक सीमित था। तो जितना मैंने उस पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्ट किया था उसके कंपैरिजन में मुझे सामने प्रॉफिट काफी बेहतर मिला। ग्रेट। और लॉस की अगर बात करें, कोई ऐसा लॉस जो कि अभी भी है दिमाग में कहीं कि यार ये बहुत बड़ा लॉस है, इसको अभी याद करें तो? हाँ, एक बार हुआ था ऐसा इन आई थिंक एंड ऑफ 2023, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जब आपके सब टाइम अच्छा चल रहा होता है ना, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, वो जो थिल कह लो, या कि यस हम जो भी चीज को छू रहे सोना हो रहा है, हाँ ठीक है, कि हम बस ऐसा बटन दबा रहे हैं, बस ग्रीन ही आ रहा है, रेड आ ही नहीं रहा है, ऐसा एक पॉइंट आता है। तो उस पॉइंट पे अपने दिमाग को कंट्रोल रखना, क्योंकि हम इंसान है बाय द वे, तुम चाहे अपनी साइकोलॉजी कितना भी ले लो, उस चीज को कभी कभी दिमाग पे हावी होती है, ठीक है। तो ऐसा एक 2023 में ट्रेड हुआ था मेरे से, आई थिंक 3-4 लाख अगेन मैंने एक ही ट्रेड में लॉस कर दिया था, ठीक है। तो वो चीज हुई, बट अगेन उस चीज को फिर ओवरकम करने का यही तरीका सोचा कि ये पॉइंट पे मैंने फिर से अपना रूल तोड़ा है, ठीक है। तो उस रूल को तोड़ा, तो अब उसको मैं क्या करूं जिससे चीज सही हो, तो खुद को पनिश करा। खुद को पनिश इसलिए करा कि अब आने वाले 1 महीने तो 2 लॉट ज्यादा ट्रेड नहीं करेगा, और कंट्रोल हो गया था या। और एक और चीज करी थी कि पूरे महीने चाय नहीं पीऊंगा। अरे वाह, या सो क्योंकि सो इट्स लाइक कि जब भी आप इस तरीके से अपने रूल तोड़ो, और तो आप अपने आप को सजा देने के लिए वही चीज करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, उसको ही छोड़ो, ताकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अच्छा अगर ये रूल फिर से टूटा तो कुछ ना कुछ सजा फिर से मिलेगी। एक आपका मैंने लॉस देखा है 12 लाख का एक दिन में, एंड देन इवेंचुअली पूरे हफ्ते में अगेन 10-12 लाख, और एक आपका ये रिसेंट 3 लाख वाला लॉस। दोनों में सिचुएशन ऑफ कोर्स डिफरेंट रहेगा। उस समय जो आपने कमाया था दैट वाज फ्रॉम बिजनेस, एंड ये भी वैसा ही चलता है, बट आपने क्या सीखा दोनों लॉसेस में से? अपने आप में कितना बदलाव देखा? अपने आप में बदलाव, दोनों लॉसेस के माइंडसेट अलग थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो लॉस हुआ उसमें नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ चीज के बारे में पता नहीं था, ठीक है, और एकदम किसी के कहने पे या पागलों की तरह ट्रेड लिया, और उसकी वजह से लॉस हुआ। सेकंड जो लॉस हुआ वो तब हुआ जब मैं चीजों को जानता था, समझता था,
और एक अच्छी प्रॉफिटेबल जगह पहुंचने के बाद मैंने कुछ अपने रूल्स तोड़े, कुछ एवरेजिंग करी, कुछ गलतियां करी मैंने, और उस चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड किया कि नहीं, जो रूल फॉलो करके आपने ये पूरा साल काम किया है, तो अपने आप को क्यों उस सिचुएशन में वापस लेके जाना कि जहाँ पे तुम थे आज से 1.5-2 साल पहले। तो वो जब वो लॉस हुआ तो वो सब चीज़ें रिवाइंड हुई कि तू कहाँ था, वहाँ पास पहुँचने में उतना टाइम नहीं लगेगा, वापस नहीं जाना। यस। ग्रेट। तो चलिए गाइस, सो आज का जो कंप्लीट पॉडकास्ट है, हमने कामरान भाई की पूरी स्टोरी सुनी है, पूरी ट्रेडिंग जर्नी इन्होंने अपनी बताई है, और रीसेंट जो पॉडकास्ट था वरिंदर बाजी के साथ, तो दोनों से मेरे को बहुत कुछ चीज़ें ना कॉमन समझने को मिली, राइट? टुवर्ड्स लॉसेस, माइंडसेट, कैसे स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स लोग लूज करते हैं, बट उनमें से कुछ लोग जो है अगर प्रॉफिटेबल हो पाते हैं तो उसके पीछे माइंडसेट क्या रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ है प्राइमरी इनकम। इफ़ वी ओनली हैव मनी विच इज़ इन द स्टॉक मार्केट, और आप ट्रेडिंग से वो उसको डबल ट्रिपल कर रहे हो या उसी से ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो हाई चांसेस है आप उसी कैटेगरी में रह सकते हो जहाँ पे लोग ज़्यादा लूज करते हैं जी। और आई एम श्योर आप सब लोगों को अच्छा लगा पॉडकास्ट। आपने स्टोरी जो है वो कामरान भाई की सुनी है, लाइक करिए, शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। कम्युनिटी एक ऐसी बने, शायद कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हो शेयर बाजार में, बट उनके पास हमारा चैनल अगर पहुंचता है, एक अच्छा मेंटर अगर उनको मिलता है, तो मे बी शायद उनको बहुत बढ़िया हेल्प मिलेगी। बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल, कामरान भाई ने कैसे स्टार्ट किया अपनी जर्नी और एक टफ फेस से में से निकल कर पैसा बनाया। और गुजराती हैं भाई, तो धंधा तो खून में ही है, राइट? तो पैसा तो कमाए बिना वो चैन नहीं आता है। बट येस, इन्होंने ट्रेडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद बहुत अमेजिंग काम किया। एंड आज के लिए इसको यहीं फिनिश करते हैं जी। ठीक है, चलिए, टेक केयर। ओके कामरान भाई, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट या किसी पॉडकास्ट में। बाय बाय।